हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेल साइकिल और सेल डिवीजन, और समझने वाले हैं कि सेल किस तरीके से डिवाइड करता है और क्या क्या इसके फंक्शनैलिटीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो पिछले कुछ चैप्टर में या आपने सेल में पढ़ा होगा। एक साइंटिस्ट रहे हैं 1855 ईस्वी में, रोडल्फ वर्चो साहब ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितने भी नए सेल हैं वो पुराने सेल को ही डिवाइड करके बने हैं। अरे भाई, ये क्या बात हुआ? बात ये हुआ बच्चों कि अगर कोई नया सेल है, फॉर एग्जाम्पल कोई नया सेल है, तो पुराने वाले सेल ही नए सेल फॉर्म किए हैं। और यही बात से आया है अपना कौन सा टॉपिक? सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवाइड कैसे करता है। तो सेल डिवीजन पढ़ने से पहले हमें सेल साइकिल के बारे में जानना है, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है भाई कि क्यों डिवाइड करेगा सर, सेल का डिवीजन की जरूरत ही क्यों है, ये समझना जरूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्ज कीजिए, मान लीजिए कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, है ना, जिसकी स्ट्रेंथ है 30 बच्चों की, है ना। अब ये क्लासरूम में 30 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक हुआ यूं कि इसमें और बच्चे आते गए और टोटल जो स्टूडेंट हो गए वो हो गए 50। थोड़ा और बैठा लेते हैं, चलिए, तो ये स्टूडेंट की संख्या कितनी हो गई? 60। अब बैठना था 30, भैया बैठे हैं 60। तो क्या होगा? लिमिट से ज्यादा कंटेंट होने के कारण बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगा, जिसके कारण उस क्लासरूम को बंटवारा करना पड़ेगा, सेक्शंस में बांटना पड़ेगा। तो इसीलिए और इसी तरीके से सेल में भी जब लिमिट से ज्यादा कंटेंट हो जाएगा तो सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज कि मान लीजिए आपका क्लासरूम की जो लंबाई है वो मान लीजिए यहां से यहां तक है, इतना लंबा है, और ये रहा आपके सर जहां स्टेज पे खड़े होकर लेक्चर देते हैं। अब यहां से यहां के बच्चों को कंट्रोल करना जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बदमाश होते हैं, पीछे हल्ला करेंगे। इसी तरीके से जब सेल का साइज भी बहुत ग्रो कर जाता है तो सेल को भी मुश्किल हो जाता है दूर की चीजों पे नियंत्रण रखना, तो भी सेल का डिवीजन नेसेसरी है। तो आइए यहां हम लोग ध्यान देते हैं जो अपना टॉपिक है सेल साइकिल और सेल डिवीजन में। सबसे पहले हम याद रखेंगे कि सेल साइकिल में क्या क्या होगा। तो सर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी कि डीएनए रेप्लिकेट करेगा, मतलब फोटो स्टेट होगा, अपने ही जैसा और डीएनए बनाएगा। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा कहां? सेल साइकिल में। देन आफ्टर लिखे हैं सर, इसमें सेल का क्या हो जाएगा बच्चा? ग्रोथ होगा, यानी कि सेल ग्रो करेगा, है ना। सेल का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। और क्या होगा? इसमें अकर्स होगा स्पेशल स्टेज में, यानी कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये किसी खास स्टेज में ही होगा, हर स्टेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। आइए भाई आगे देखते हैं। लिखे हैं ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, मतलब एक लगातार होने वाला प्रोसेस है जो स्टॉप नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आपने देखा है कोई बच्चा पैदा लेता है, बहुत छोटा सा नन्हा सा होता है, फिर वो ग्रो करता है और ग्रो करता है और एक मैच्योर आदमी बन जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। एक छोटा सा बच्चा जो कि 10 साल बाद दिखने में इतना बड़ा हो गया, कैसे हो गया सर? उसके सेल्स डिवाइड कर गए। क्या कर गया बच्चों? सेल में डिवीजन हो गया, सेल डिवाइड कर गए। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग और आगे समझते हैं और इसकी गहराइयों को जानते हैं। सबसे पहले जो अपना टॉपिक है यहां ध्यान देंगे, मैंने लिखा है फेज ऑफ सेल साइकिल, कि सेल साइकिल के कौन कौन से फेजेस हैं और स्टेजेस हैं। आइए यहां ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा कि सेल साइकिल के फेजेस को बांटा गया दो पार्ट में, वन इज इंटरफेज एंड अनदर इज डिवीजन फेज। तो आज जो हम लोग प्रॉपर बात करेंगे वो इंटरफेज पे करेंगे कि क्या होता है इंटरफेज। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने कि ये मोस्ट एक्टिव फेज है भाई। कौन सा फेज है? सबसे ज्यादा एक्टिव फेज है सेल का, सेल साइकिल का। और हार्वर्ड और पिल्क नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्लासिफाई कर दिया 3 सब स्टेजेस कह लीजिए, 3 स्टेजेस कह लीजिए। कौन कौन से? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। आइए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने लिखा है यहां कौन सा फेज? G1 फेज। यहां लिखा है मैंने कि इसे हम कहते हैं
प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, मतलब डीएनए सिंथेसिस से जस्ट पहले वाला फेज। यहां क्या होगा, तो यहां डीएनए सिंथेसिस से ये पहले वाला फेज होगा और यहां ग्रोथ होगा सेल का मैक्सिमम। तो भैया मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगा सेल का कौन से फेज में, G1 फेज में। और सेल सिंथेसाइज्ड करेगा अलग अलग टाइप का प्रोटीन और आरएनए कौन से फेज में, G1 फेज में। देन आफ्टर लिखे हैं कि सेल इज नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कहां ध्यान रहेगा, ग्रोथ पे, कि ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो जाए। कौन सा फेज, G1 फेज। याद रखेंगे, एक बार वापस से ध्यान दे लीजिए कि जो G1 फेज है इसे हम कहते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, और सेल इसमें कंटिन्यूअसली ग्रो करता है और सिंथेसाइज करता है अलग अलग प्रोटीन और आरएनए को। क्योंकि जब सेल नया नया डिवाइड होकर के आता है इसमें, तो इसे हम ग्रोइंग फेज कह सकते हैं। इसमें सेल का मैक्सिमम क्या होता है, ग्रोथ होता है। आइए आगे ध्यान दीजिएगा, तो यहां मैंने लिखा है एस फेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ सेल साइकिल। याद रखेंगे भैया, क्यों, क्योंकि ये डीएनए सिंथेसिस फेज है, इसमें डीएनए डबल हो जाएगा। अगर डीएनए 2C अमाउंट में है तो डबल होके भैया ये क्या हो जाएगा, 4C, मतलब डीएनए की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डबल, क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बट नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम ही रहेगा, क्रोमोजोम डबल नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए, लिखे हैं अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल, है ना। तो सेल में जो डीएनए का अमाउंट होगा, तो मैंने लिखा जैसे 2C है तो वो डबल होकर के क्या हो जाएगा, 4C। और एक और बात याद रखेंगे, अगर कोई भी सेल इस फेज में आ गया, एस फेज में, तो उसमें डिवीजन होके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इसमें सेम ही रहेगा, डीएनए का क्वांटिटी डबल हो जाएगा, और जो सेंट्रियोल है साइटोप्लाज्म में वो डुप्लीकेट हो जाएंगे और वो पोल पे जाने को तत्पर रहेंगे कि कैसे पोल पे जाए और स्पाइंडल फाइबर बनाए। तो मेनली इसमें क्या होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। अगला फेज अगर हम देखेंगे तो यह है भैया G2 फेज। कौन सा फेज, G2 फेज। यहां ध्यान दीजिए, यहां लिखे हैं, इसे हम कहते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, यानी कि डीएनए सिंथेसिस के बाद वाला फेज। फिर से सुनेंगे, बीच में सबसे सेंटर में डीएनए सिंथेसिस फेज, जहां डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। इससे पहले प्री डीएनए सिंथेसिस, और भैया इसके बाद होगा पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। याद रखना है एकदम क्लियरिटी से, और कोई दिक्कत नहीं लेना है। यहां ध्यान दीजिए, यहां लिखा है मैंने स्पेशल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एम फेज, यानी कि डिवीजन फेज। डिवीजन फेज के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो इसी फेज में बनेगा, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि स्पाइंडल फाइबर बनाएगा, वो भी G2 फेज में बना लेगा। मतलब एकदम तैयारी कर लेगा। जैसे आप एग्जाम देते हैं, 12th का बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो उससे पहले तैयारी कीजिएगा ना, एग्जैक्ट वैसे ही यहां 12th में एंट्री मारे, G1 फेज ग्रो किए, तैयारी किए, एस फेज एग्जाम से 2 महीना वाला पहला फेज के पूरा तैयारी कर लेना है, और G2 फेज जब एडमिट कार्ड लाने गए, फाइनलाइज, अब तैयारी होना ही है, अब तो एग्जाम होके रहेगा, तो वो G2 फेज। यहां बिल्कुल तैयारी हो गई डिवीजन की। आगे एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है स्टार मार्क लगा के कि सेल ग्रोथ कंटिन्यू, मतलब कि जिस तरीके से, ध्यान रखिएगा, सेल का ग्रोथ इसमें कंटिन्यू होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पुष्पा झुकेगा नहीं, उसी तरीके से सेल का ग्रोथ कभी रुकेगा नहीं भैया। पुष्पा झुकेगा नहीं और सेल का ग्रोथ कभी रुकेगा नहीं। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, एक डायग्राम के हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए बच्चों, यहां ध्यान देंगे हम लोग और जानेंगे वापिस से G1S और G2 फेज। यहां अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस डायग्राम में इस सेक्शन से इस सेक्शन तक भाई क्या है, इसमें है इंटरफेज। जी भैया, ये कौन सा फेज है, इंटरफेज। सेल अभी नया नया डिवाइड होके कौन से फेज से, सेल डिवीजन वाला फेज। इस फेज को हम लोग डिवीजन फेज में पढ़ेंगे। तो अभी नया नया आया ही कौन में, G1 में, और G1 में क्या बताए कि मैक्सिमम ग्रो करेगा। उसके बाद सेल चला जाएगा कौन से फेज में, एस फेज में, जहां पे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा भैया। 2C है तो क्या हो जाएगा, 4C, और फिर जाएगा कौन से फेज में, G2 फेज में, जहां पूरी तैयारी हो जाएगी किसकी, डिवीजन की, कि अब तो डिवीजन होना ही है। ध्यान रहे बच्चों, ये जो एस फेज है, अगर एक बार सेल इस फेज में आया तो डिवीजन होके ही
रहेगा। और याद रखेंगे, जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं वैसे ही सेल का ग्रोथ कभी रुकेगा नहीं। तो सेल लगातार ग्रो होते 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 G2 फेज में आया और मैक्सिमम ग्रोथ तक पहुंच चुका है। तो अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होके रहेगा और ये कौन से फेज में जाएगा, डिवीजन फेज में। लेकिन बच्चों ये जो डिवीजन फेज में जाएगा, यहां हमें एक और बात जाननी है। आजकल हम लोग इंस्टाग्राम का रील बहुत ज्यादा देखते हैं, यूं बिल्कुल अपना 3 घंटा 4 घंटा समय मोबाइल पे देते हैं रील देखने में, जो कि बहुत ही गलत बात है, इसको आपको ठीक करना चाहिए। बट आइए उस रील से एक शब्द उठाते हैं। वहां एक वीडियो आपने देखा होगा जिसे हम ट्रांजिशन वीडियो कहते हैं। ऐसे पाउडर डाला और आपका बैकग्राउंड चेंज, कपड़े का रंग चेंज, क्या था वो, ट्रांजिशन वीडियो। उसी तरीके से G2 से जो डिवीजन फेज में जाएगा, कहें जो ट्रांजिस्ट करेगा, यहां यूज कौन कौन होगा, CDKS और साइक्लिन, यानी कि साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये दोनों धक्का दे देगा सेल को कि जाओ अब क्या करो, डिवाइड करो, और किस में फेज में डाल देगा, डिवीजन फेज में डाल देगा डिवीजन के लिए। तो ध्यान रखेंगे। आइए एक और फेज यहां है जो कि G0 फेज से है। ये क्या है भाई साहब, तो G0 फेज एक ऐसा फेज है जब सेल नया नया डिवाइड होके आया और उसको आगे डिवीजन नहीं करना है तो वो चुपचाप से चला जाएगा इसमें। इस फेज को क्वेसेंट यानी कि शांत फेज कहते हैं। यहां ध्यान देंगे बच्चों, यहां स्पेशल पॉइंट करके मैंने लिखाया है क्या, कि जो G0 फेज है अपना, है ना, इसको हम कहते हैं कौन सा स्टेज, क्वेसेंट स्टेज, यानी कि शांत स्टेज, है ना। इसमें सेल का डिवीजन फिर आगे नहीं होगा। और अगर मान लीजिए जरूरत पड़ी कि भैया अब तो डिवीजन करना ही पड़ेगा, कोई सेल डैमेज हो गया मान लीजिए, रिपेयर करने के लिए या नया डिवीजन करके नया सेल बनाने के लिए, तो ये वापस से एंट्री मारेगा कौन से फेज में, G1 में। कहां जाएगा फिर, G2 में। कहां जाएगा फिर, लेकिन G1 से G2 के बीच में अपने ध्यान नहीं दिया, कौन सा फेज था, S फेज। तो G1 से कहां, S फेज में, देन आफ्टर G2 फेज में, और देन आफ्टर फिर डिवाइड होकर आएगा G0 फेज में और फिर से शांत हो जाएगा, डिवीजन नहीं करेगा आगे। यहां ध्यान देंगे तो इस तरफ मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा है, यहां ध्यान दीजिए बच्चों, इधर उधर नहीं देखना है। क्या लिखा है मैंने यहां इंटरेस्टिंग फैक्ट में, कि ह्यूमन के जो सेल्स है ना बउआ, ये डिवाइड करेंगे हर 24 घंटा पे, यानी कि एवरी 24 आवर पे ह्यूमन के सेल्स डिवाइड कर जाएंगे और यीस्ट के सेल हर 90 मिनट पे डिवाइड कर जाएंगे। एक बार वापस से ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ाया मैंने आपको, मैंने स्टार्ट किया सेल साइकिल और सेल डिवीजन को। आपको मेनली जो आज इस लेक्चर में समझने को मिला है वो मिला है इंटरफेज, यानी कि आपको समझाया मैंने कि सेल डिवीजन के भाई साहब 2 फेज है। कौन कौन, इंटरफेज और डिवीजन फेज। कौन कौन से फेज, इंटरफेज और डिवीजन फेज। यहां मैंने बताया सबसे एक्टिव फेज कौन सा फेज, इंटरफेज। और हावर्ड और पिल्क नाम के साइंटिस्ट ने इनका बंटवारा कर दिया और इन्हें बांटा कितने स्टेज में, 3। कौन कौन, G1, S और G2। एक बार फटाफट से इसको रिकैप लगा लेंगे वापस से। G1 फेज यानी कि प्री डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस से पहले वाला फेज, S फेज डीएनए सिंथेसिस फेज, और G2 फेज पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। तो G1 में सेल का ग्रोथ मैक्सिमम होगा, S में डीएनए का डुप्लीकेशन होगा लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, और G2 में जो भी मटेरियल चाहिए है ना डिवीजन के लिए वो तैयार हो जाएगा, जैसे कि ट्यूबुलिन, प्रोटीन। और सेल का ग्रोथ लेकिन बेटा कंटिन्यू रहेगा, वो रुकेगा नहीं, जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं। इस बात को बिल्कुल रट के रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि साइक्लिन और CDKS, है ना, यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज धक्का दे देगा, है ना, ट्रांजिस्ट कर देगा G2 से कौन से फेज में, सेल डिवीजन के फेज में। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेल डिवीजन किस तरीके से होता है ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।